जोरदार तालियों से स्वागत करिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद बेहद धाकड़ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी का। पॉलिटिक्स में बहुत सारे कंफ्यूजन है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, कैसे दूर होगा ये कंफ्यूजन? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन उन लोगों के मन में है जो परमानेंटली कंफ्यूज। नरेंद्र सरेंडर जो स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया है ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी नहीं बोला। लेकिन जब हनुमान जी वहां पर गए थे तो उनको भी अंगूठी के रूप में सीता मैया को सबूत देना पड़ा था, यही राहुल गांधी भी मांग रहे हैं। जो एक कहावत मैंने पहले भी बोला था कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला ज्यादा प्याज खाने में लगा हुआ था। पता नहीं मोदी जी की कुंडली में लगता है क्या योग है कि जहां मोदी जी से कुछ मामला 19-20 होता है, उस आदमी की गाड़ी खुद ही पटरी से उतर जाती है। सुधांशु जी, कुंडली तो आप अच्छी देखते हैं, आप ही बता दीजिए क्या योग है? नहीं अब आपने पार्लियामेंट का सेशन अभी तक क्यों नहीं बुलाया? आप सारी रिहर्सल करके आए हैं। रिहर्सल? मुझे क्या बोलना है? बेहतर राजनेता कौन, शशि थरूर जी या असदुद्दीन ओवैसी जी? बेहतर इन्फ्लुएंसर कौन, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया या शमिष्ठा पनोली? कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है और कौन इन्फ्लुएंस करवा रहा है, ये सब तो माध्यम है। बेहतर राजनेता कौन, तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव? ये लालू आपकी जी फसल चॉइस। ये लालू जी से पूछिए। हमने संघर्ष विराम क्यों किया? एक जवाब तो चाहता है आदमी। ऑपरेशन सिंदूर से आपने क्या हासिल किया? बीजेपी के नेताओं का खून सिर्फ कैमरा देखकर खौलता है। राहुल जी पीएम होते तो पीओके लेकर लौटते। इसके लिए जानते हिंदी में क्या कहावत है कि बाप न मारी मेड की बिटवा तीरंदाज। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यस या नो? ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय एयरक्राफ्ट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है हम आप सभी का हमारे इस खास शो में। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस वक्त हर सवाल का एक ही सिरा है, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन आज तसल्ली से बैठिए हुजूर, क्योंकि आज सारे कंफ्यूजन होने वाले हैं दूर। एक नेताजी हैं जिनके पास हर सवाल का जवाब है, ऐसा लगता है कोई चलती फिरती किताब है। संसद से सड़क पर विरोधियों की जमकर क्लास लगाई है। सोशल मीडिया तो कहता है बीजेपी के पास अपना पर्सनल एआई है जो बहस करने आता है, वो भी कुछ सीख कर ही जाता है। कई बार तो लगता है कि गूगल भी उन्हीं से पूछकर बताता है। उनके बयानों से सोशल मीडिया की न जाने कितनी रील आबाद है। लेकिन आज टीवी 9 के स्टूडियो में जोरदार मुकाबला होगा, क्योंकि हमारे पास भी 5 संपादक हैं, सवालों के पुराने उस्ताद हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद बेहद धाकड़ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी का। सुधांशु जी, स्वागत है। आज सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आइए सुधांशु जी, स्वागत। ये जनता आपका इंतजार कर रही थी, सारे सवाल यहां पर तैयार हैं। सुधांशु जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका, और जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत करिए। सभी को धन्यवाद और पंचों को राम राम। सुधांशु जी, जब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शिक्षक के पास जाना पड़ता है। आप पुराने प्रोफेसर हैं। पॉलिटिक्स में बहुत सारे कंफ्यूजन है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, कैसे दूर होगा ये कंफ्यूजन? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन उन लोगों के मन में है जो परमानेंटली कंफ्यूज है। जिन लोगों के मन का कंफ्यूजन कभी दूर ही नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए, वो किस चीज पे कंफ्यूज नहीं थे? जब कोविड वैक्सीन आया तो उन लोगों ने ये कहा कि साहब ये तो बन ही नहीं सकता इतनी जल्दी। उस सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो गए तो उस पर कंफ्यूजन दिखाने लगे थे। जब अनाउंस हुआ कि जनवरी में वो होगा, उन्होंने कहा इतने कम समय में हो नहीं सकता, हमें सैंपल दिखाइए, स्टैटिस्टिकल फॉर्मुलेशन
कि कितनों पे सर्वे किया गया, स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो गए थे। अरे साहब, ये तो राम मंदिर के समय कंफ्यूज थे कि मुहूर्त ठीक नहीं है। गलत कह रहा हूं? ये कोविड को मोविड कह रहे थे। और तो और इनके कंफ्यूजन का क्या कहें, ये देखिए अप्रैल 2021 में आप जाके चेक कर लीजिएगा, दोनों भैया बहनों ने ट्वीट किया था। और जो हमारे अब दिल्ली में जो अभूतपूर्व थे और भूतपूर्व हो गए हैं सीएम, उन्होंने भी ट्वीट किया था और स्टेटमेंट दिया था कि बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। जबकि अप्रैल 2021 तक पूरी दुनिया में बच्चों का वैक्सीन बना ही नहीं था। भारत तो छोड़िए, पूरी दुनिया में नहीं बना था। तो मुझे लगता है समझाया उसे जा सकता है, जो एक पुराना लाइन है कि समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है। सुधांशु जी, ये बात तो देश की जनता भी जानना चाहती है कि जब भारतीय वायुसेना आतंकियों के टेरर कैंप्स उड़ा रही थी, S-400 धमाल मचा रहा था, तो एकाएक सीजफायर हो गया। जब पीओके लाने की बात की जा रही थी, तो फिर क्या हुआ कि सीजफायर पर ओके हो गया? हाँ, देखिए, जैसे ऑपरेशन कब होगा और कैसे होगा, ये किसने तय किया? स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने पूरी छूट दे दी है। उसके बाद ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव कौन तय करता है? स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एक्सपर्ट। इसीलिए 7 अगस्त की, मतलब 6-7 की रात को, जब 1:05 पे ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:27 पे खत्म हुआ, 1:30 बजे हमारे विदेश मंत्री जी ने उनको फोन करके बताया कि हमने ये टेरर आपके अड्डे डिस्ट्रॉय किए हैं, हमने आपके किसी नागरिक ठिकाने पे नहीं किया है, किसी फौजी ठिकाने पे हिट नहीं किया है, किसी स्ट्रेटेजिक ठिकाना जैसे होता है ना पावर हाउस या किसी डैम, इस ढंग की चीज पे नहीं किया है। हमारी तरफ से काम पूरा हो गया है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको उठाना चाहते हैं या नहीं। तो अब अगर वो उठाना चाहते थे और उसके बाद वो क्यों रुका, इसकी जानकारी मुझे लगता है स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एक्सपर्ट पर छोड़नी चाहिए। फिर भी जो पब्लिक डोमेन में बात है, अगर ये मान लिया जाए, जिस पे हमारे विपक्षी लोग कहते हैं, तो 9 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा गया भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। उन्होंने कहा दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। फिर 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि जिसको ये लोग मुद्दा बनाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है और उसने कहा कि मैंने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रुकवा दिया, जबकि भारत ने कहा कोई न्यूक्लियर वाला एंगल नहीं था। अब आप आइए, यदि यह सत्य माना जाए, क्योंकि हमने कहा हमें नहीं पता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज कहां पे। हाँ, अमेरिका को पता हो सकता है, उनकी फौजें रही हैं वहां 15-20 साल, तो उन्हें कहां पे न्यूक्लियर फ्यूज रखा है, कहां पे न्यूक्लियर वॉरहेड रखा है, कहां पे न्यूक्लियर कैरियर रखा है। देखिए, आपको एक और बातें पता होनी चाहिए, ये जो न्यूक्लियर वेपन हैं, ये कोई ऐसे नहीं रखे रहते हैं, ये सजा के ऐसे रख दिए गए शोरूम की तरह। ये जमीन के 30-40 मीटर नीचे रखे जाते हैं, बहुत कंक्रीट के बंकर में, जमीन के इतना नीचे इसलिए कि ऊपर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए तब भी बचा रहे। तो मानी बात है, जमीन में नीचे जाते हैं तो 2 ही पॉइंट्स होते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। दूसरा, इनका जो फ्यूज होता है और जो वेपन होता है और कैरियर, वो अलग अलग रखे होते हैं। यानी कुछ कुछ ऐसे समझिए कि गोली अलग रखी रहती है और राइफल अलग रखी रहती है। लोडेड राइफल नहीं रखी रहती, गलती से किसी की एक वो चल जाए तो लड़ाई हो जाए। अब यदि ये माना जाए कि सरगोदा में जो माना गया कि न्यूक्लियर साइट के कुछ डैमेज हो गया था, अब जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें भी आई, जिसको लेकर यह भी आया कि कुछ जहाज गया वहां पे एक अमेरिका का, ये चेक करने के लिए कि न्यूक्लियर लीक है या नहीं, जिसको लेकर 14 मई को अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता से प्रश्न पूछा गया कि इस ढंग की खबरें हैं, क्या अमेरिका का कोई जहाज पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक चेक करने गया है? वो सीधे कह सकता था बिल्कुल नहीं गया है, बात गलत है, पर उन्होंने कहा कि इस पे जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं है। अब ये अपने आप में बहुत संदेह पैदा करता है। भाई, अगर ट्रंप की बात पे भरोसा करो तो पूरा करो ना, फिर अमेरिकी विदेश विभाग की बात पे भी भरोसा करो। अब अगर ये सच मान लिया जाए कि हल्का सा भी उसमें कुछ हुआ होता, तो कितने बड़े खतरे की संभावना थी। सरगोदा भारत की सीमा से केवल 177 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से जयपुर ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर है। तो अगर कोई न्यूक्लियर लीकेज की संभावना होती तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे एलओसी पे आकर रुक जाने वाला नहीं था। तो क्या चीज थी, क्या नहीं थी, क्या परिस्थिति थी? और दूसरा एक और बात समझिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हर लड़ाई धीरे धीरे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ना, दिमाग ठंडा और खून गर्म रख के की जाती है। जैसे जब हनुमान जी गए लंका में, तो मैंडेट क्या था कि सीता जी का पता लगाना है, मगर उन्होंने अशोक वाटिका भी उजाड़ दी और लंका भी जला दी। पहले उनको डिमोरलाइज करना था
और उसके बाद अंदर का वातावरण बनाना था ऐसा, और आपने देखा। लेकिन जब हनुमान जी वहां पर गए थे तो उनको भी अंगूठी के रूप में सीता मैया को सबूत देना पड़ा था। यही राहुल गांधी भी मांग रहे हैं। यहां पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं एक बार दिखा देते हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। वो कह रहे हैं ये सरेंडर किया और जो हुआ वो ट्रंप के हुक्म, ट्रंप के आदेश पर हुआ। बहुत गंभीर बात है जो स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया है। ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी नहीं बोला है, ये तो किसी आतंकवादी संगठन ने भी नहीं बोला है, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है। क्या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बोला है? नहीं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला है? नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बोला है? नहीं। अरे क्या मसूद अजहर और हाफिज सईद ने बोला है? नहीं। तो भैया हाफिज से बड़े मुहाफिज तुम बन के क्यों खड़े हो गए? मतलब आप, ये बहुत गंभीर बात है कि पाकिस्तान को कवर फायर देना तक तो ठीक था कि पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की मिलिट्री ब्रीफिंग्स में इन लोगों के बयान सुर्खियां बने हुए थे। पाकिस्तान जो डोजियर्स दे रहा था भारत के खिलाफ, उसमें राहुल गांधी जी का नाम कोट हो रहा था। पर जो पाकिस्तान ने नहीं बोला उससे आगे आप निकल गए। मतलब मीलों बढ़ा हुआ है प्यादा सवार से। जो एक कहावत मैंने पहले भी बोला था कि कहावत होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला था कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला ज्यादा प्याज खाने में लगा हुआ था। मतलब इतना तो पाकिस्तान के, एक मिनट, इतना पाकिस्तान के किसी मुल्ला मौलवी ने नहीं बोला कि भारत ने सरेंडर कर दिया। सुधांशु जी, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो बात ट्रंप ने भी नहीं कही है। ट्रंप कह रहे हैं कि सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट से हमने सीजफायर का। एक बार सुन लेते हैं, एक बार पहले सुन लेते हैं। We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talked trade, and we said we can't trade with people that are shooting at each other and potentially using nuclear weapons. And they're great leaders in those countries, and they understood, and they agreed, and that all stopped. वो ये बात बार बार बोल रहे हैं, 13-14 बार कह चुके हैं कि व्यापार के चलते हमने सीजफायर कराया। कहते तो ये भी हैं कि पुतिन से बातचीत में भी इस बात का जिक्र किया। मतलब वो कैरेट और स्टिक की अप्रोच है। देखिए, वो हर बार न्यूक्लियर डिजास्टर कह रहे हैं। अगर ट्रंप की बात तो भरोसा है तो पूरा भरोसा करो कि भाई न्यूक्लियर डिजास्टर। नहीं, न्यूक्लियर डिजास्टर तो नहीं था क्योंकि भारत ने ऐसा कहा है, तो फिर भारत की बात तो पूरा भरोसा कर लो। नहीं, भारत की बात पे मुझे पूरा भरोसा नहीं करना है। भारत के स्टेटमेंट के दूसरे हिस्से पे भरोसा है और ट्रंप के स्टेटमेंट के पहले हिस्से भरोसा है। मुझे लगता है इस ढंग से। और ट्रंप ने तो 15 मई को यह भी कहा, आई हैव नॉट डन इट, आई हैव जस्ट हेल्प्ड इट। अब आइए ट्रंप का बयान पूरा देखिए। 7 मई के बाद 8 मई को ट्रंप का स्टेटमेंट आता है, टिट फॉर टैट हो गया, अब रुक जाना चाहिए। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक, इसका मतलब ये ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया। टिट का मतलब कि ये पाकिस्तान ने किया था पहलगाम, और टैट का मतलब हमने ठोक दिया था। तभी तो हुआ ना टिट फॉर टैट। उस पर भरोसा नहीं है। अब आइए साहब, उसके बाद उन्होंने लगातार बयान दिए, उस पर भरोसा नहीं है। और अगर ट्रंप का बयान देखना है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय, 2024 के अमेरिकन चुनाव के समय ट्रंप का बाकायदा 4 लोगों के साथ बैठे एक इंटरव्यू दे रहे हैं। उसमें उन्होंने मोदी जी का जिक्र करते हुए कहा कि आई हैव टोल्ड मोदी दैट योर वन ऑफ द कंट्री इज क्रिएटिंग सो मच ऑफ ट्रबल फॉर यू एंड एनीबडी कैन गेस दैट विच दैट कंट्री इज। आई कैन टॉक टू देम। देन मोदी रिप्लाइड, नो, आई हैव टॉट देम सेवरल टाइम्स अ लेसन एंड आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। वो भी दिखाओ। अब मुझे यह समझ में नहीं आता है कि ट्रंप के दर्जनों बयानों में से एक बयान का सिर्फ एक ही हिस्सा
क्यों आपको सूट करता हो? दूसरा लॉजिकली सोचिए, वो कह रहे हैं ट्रेड की वजह से दोनों को कर दिया। अब बताइए, पाकिस्तान जिसके पास 1 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो पाकिस्तान जहां IMF से 24वां बेल आउट पैकेज लिया है, विच इज हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। 75 ईयर्स में किसी कंट्री ने 24 बेल आउट पैकेजेस नहीं लिए हैं। अब बताइए, उधारी लाल और खैराती लाल व्यापारी लाल हो सकते हैं क्या? ट्रेड इंडिया से तो हो सकता है, $131 बिलियन का हमारा ट्रेड है अमेरिका के साथ। पाकिस्तान का कितना ट्रेड है? तो ये लॉजिकल नहीं रखता। और वैसे मैं ऑन द लाइटर नोट ये कहूं, या ऑन द सीरियस नोट ये कहूं, ऑन द कॉन्सेप्चुअल नोट ये कहूं, पता नहीं मोदी जी की कुंडली में लगता है क्या योग है कि जहां मोदी जी से कुछ मामला 19-20 होता है, उस आदमी की गाड़ी खुद ही पटरी से उतर जाती है। पहले ट्रंप ने बोला, अब बताइए उसके 2 दिन में पुतिन से हो गया झगड़ा। वो बोलने लगे पुतिन वाज माय ग्रेट फ्रेंड, नाउ पुतिन इज क्रेजी। अब आइए उसके 2 दिन बाद एलन मस्क से हो गया। सुधांशु जी, कुंडली तो आप अच्छी देखते हैं, आप ही बता दीजिए क्या योग है। नहीं, अब देखिए, ये दैवीय बातें सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती, मगर संकेत साफ दिख रहा है कि भैया जब से ट्रंप ने बोला है, उसके बाद से ट्रंप की डोलने लगी है नैया, और जितने उसके साथ के थे खेवैया, वो धीरे धीरे करने लगे हैं किनारा, और मझधार में दिखती रह रही है उनकी नैया। विनोद सर, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके लंबे समय के बाद। आप सारी रिहर्सल करके आए हैं रिहर्सल कि मुझे क्या बोलना है। साफ जाहिर है धारा प्रवाह बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं आपकी धारा को रोकना चाहता हूं थोड़ा, और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अमेरिका आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और आप वहां के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा संभल के बोलें। और जो आपका जो बयान है, जब इसकी विवेचना फॉरेन ऑफिस में होगी तो कोई अच्छी विवेचना नहीं होगी। पर लेट्स कम टू द क्वेश्चन। सवाल ये है सुधांशु जी कि ये सब विवाद क्यों है? 1 तारीख को हर बरस भारत और पाकिस्तान एक लिस्ट एक्सचेंज करते हैं, जो हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की और उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट होती है, और हमें पता होता है कि वहाँ अटैक नहीं करना है। आपने सरगोदा का नाम लिया, हमने नहीं लिया। आपने किराना हिल्स नहीं बोला, लेकिन सरगोदा तो बोला आपने। और हम जानते हैं कि सरगोदा में न्यूक्लियर वॉरेंट्स रखे जाते हैं, दुनिया जानती है। हालांकि हमारे मिलिट्री स्पोक्समैन ने बोला कि अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था वहाँ कुछ रखा हुआ था। लेकिन वो तो उनका कर्तव्य है बोलना, बताना, क्योंकि हम जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं, सच्चाई है कि बोथ कंट्रीज केम वेरी टेंटलाइजिंगली क्लोज टू अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और वहां इंटरवेंशन हुआ। जेडी वैंस ने इंटरवेंशन किया माननीय प्रधानमंत्री से, और जो भी फैसला हुआ ठीक हुआ मेरे लिहाज से, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिग्रेशन नहीं चाहता। ये सब बातें जो हैं, इनको वाजे करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपने पार्लियामेंट का सेशन अभी तक क्यों नहीं बुलाया? इतिहास बताता है कि 62 में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया विपक्ष के दबाव में, 65 में बुलाया गया, 71 में लड़ाई चल रही थी, रोज शाम को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था पार्लियामेंट में बाय द डिफेंस मिनिस्टर। 62 में तो युद्ध जारी था, और बुलाया गया। और सवाल किए गए जब 62 के बारे में पंडित नेहरू से कि आप तो यू आर कॉट नैपिंग, तो पंडित नेहरू ने कहा नो वी आर नॉट कॉट नैपिंग। पर हम आश्चर्यचकित थे कि हमें नहीं अंदाजा था कि वो 3 डिवीजन एक साथ उतार देंगे हमारी धरती पर, चाइनीज। ये ईमानदारी की राजनीति है, क्राइसिस मैनेजमेंट इसको कहते हैं। आपने की क्या हुआ? ओके, आपका सही जवाब। लोकतंत्र में जब आप मुझसे बताएंगे नहीं तो मैं कैसे इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म करूंगा आपका? ठीक है, आपके दो सवाल हैं। वैसे विनोद जी, कोई आवश्यकता नहीं थी व्यक्तिगत कहने की, मुझे कोई रिहर्सल करने की जरूरत नहीं। मैं मजाक कर रहा था। तो रोज 3-4 घंटा रिहर्सल होता है। यू वेरी गुड, यू नो, आई नो यू आर गुड। 3-4 घंटे होता है। अरे उसका अब रही बात इसकी, मैं ये कहना चाहता हूं, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से ये नहीं कहना चाहिए स्पेशल सेशन बुलाए। नवंबर दिसंबर में हमेशा भारत का शीतकालीन सत्र चल रहा होता है। 62 भी नवंबर था, उस समय सेशन चल रहा था।
और 71 भी दिसंबर था, कोई स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया। अब दूसरी बात, एक मिनट सर सुन लीजिए, फिर क्या? अब दूसरी बात, अभी के जो आपने कहा ईमानदारी तो गजब की है। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें अंदाजा नहीं था कि 3 डिवीजन उतार देगा। ये ईमानदारी है या लापरवाही है? और दूसरी बात, सिर्फ पहली बात नहीं, फरवरी 1958 में चाइना ने सड़क बना ली। ये रिपोर्ट है, फॉरेन सेक्रेटरी ने रिपोर्ट किया फरवरी 1958 में कि लद्दाख से लेह में सड़क बना ली। ये सर 62 से 4 साल पहले की बात है। और उसके बाद क्या कहते हैं नेहरू जी, फर्स्ट इसको वेरीफाई किया जाए, उसके बाद जब पता हो जाता है कि है तो कहते हैं हम इसको पर्सनली डील करेंगे। उसके बाद 59 में तिब्बत पूरी तरह कब्जे में आ जाता है। उसके बाद सर अप्रैल 60 में चाओ इनलाई भारत में आते हैं, 5 दिन रहते हैं, उनका स्वागत होता है। इतना ही नहीं, भारत चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापित करके स्थायी सदस्यता देने की रिकमेंडेशन करता है। सर आप इसको उदारता कहेंगे? और ड्वाइट आइजनहावर की प्रेसिडेंशियल आर्काइव से कहती है कि 1958 में नेहरू से आके अमेरिकी राजदूत ने पूछा कि भारत कितने समय में परमाणु बम बना सकता है। उन्होंने भाभा से पूछ के कहा 1 साल में, यानी 59 में हम बनाने की स्थिति में थे। परंतु नेहरू ने कहा हम आइजनहावर की एटम फॉर पीस पॉलिसी के अनुसार है, हम नहीं बनाएंगे। और साहब नहीं बनाया। और उसके बाद 60 में, अब जब पूरी बात कह रहे थे, जॉन एफ कैनेडी ने जब पता चला कि चाइना करने वाला है तो अमेरिका ने कहा हम बना के दे देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था किसी कम्युनिस्ट कंट्री की बात एशिया में हो। तो कहा अब हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हम चीन के साथ लड़ना नहीं चाहते। और उसके बाद सर 19 नवंबर 1962 को नेहरू ने जो लेटर लिखा है कैनेडी को, जो कैनेडी लाइब्रेरी द्वारा 2010 में डिक्लासिफाइड किया गया है, इतना शर्मसार करने वाला लेटर है। वो कहते हैं आप हमें B-2 बॉम्बर्स के 2 स्क्वाड्रन भेजिए, अपने ही पायलट भेजिए, अपनी ही कमांड में भेजिए, अन्यथा चीन नॉर्थ ईस्ट को कब्जा कर लेगा। ये डिक्लासिफाइड लेटर है, 19 नवंबर 62 को 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ। और उस समय के आपने हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज की? उस समय हैव यू नॉट रिलीज द हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट? ये सब मत बोलिए आप। हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज किया आपने? अब ये बताइए, यही तो मैं कह रहा हूं, अब तो 62 साल पुरानी रिपोर्ट। अरे भाई आपकी सरकार 12 साल से है। अरुण जेटली जी प्रॉमिस करते थे हम रिलीज करेंगे, आपने नहीं की अभी तक, 12 साल हो गए। एंडरसन ब्रिक्स रिपोर्ट को अगर जारी किया जाए, एक तो देखिए जब हमारी सरकार आई तो 52 साल हो चुके थे। कितने लोग जीवित थे सर उस जमाने के जो डिसीजन लेने वाले थे? यार हम कह रहे हैं रिपोर्ट रिलीज नहीं किया। अब रिपोर्ट रिलीज में सर, अब मैं बता रहा हूं, रिपोर्ट रिलीज करते भारत की बहुत बेइज्जती होती। अच्छा, नेहरू की वो चीजें उभर के सामने आती जो हम नहीं चाहते थे कि एक लिमिट से ज्यादा देश की बेइज्जती हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बातें पब्लिक डोमेन में है, 21 जून 52 को नेहरू से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या आपने चीन की फौज को चावल दिए हैं, सप्लाई किया रसद? कहते हैं हाँ थोड़ा सा किया है। थोड़ा जानते कितना था? 3000 टन। लेकिन जबकि उस समय वो तिब्बत में अत्याचार कर रहे थे। ये तो सर वो है जो सरफेस पे आ गया। इसलिए आप लोगों जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को ये ध्यान रखना चाहिए। तिब्बत पे सुज़रेनिटी चाइना की किसने मानी? सर मैं आ रहा हूं। अटल जी ने मानी? नहीं सर, अटल जी ने मानी। 1949 सुनिए सर, 1949 नवंबर में ये लेटर लिखा गया भारत के विदेश विभाग की तरफ से। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, के एम पाणिक्कर उस समय वहां पर राजदूत थे। उन्होंने लिखा इंडिया एक्सेप्ट चाइनीज सोवर्निटी ओवर तिब्बत। और ये पार्लियामेंट में प्रश्न उठा। पार्लियामेंट में प्रश्न उठने पे एमओएस थी उस समय कोई लेडी, उन्होंने जवाब ये दिया। अब सुनिए सर, ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का है, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जवाब ये दिया कि हमसे पूछे बगैर राजदूत ने लिख दिया, हम सुज़रेनिटी लिखना चाहते थे, सोवर्निटी हो गई। तो राजदूत पे कार्रवाई की या नहीं की? हमने सोवर्निटी मान ली चाइना की, ठीक है, तिब्बत के ऊपर, और वहीं से सारी समस्या शुरू हुई। जयशंकर फ्रांसो जी, मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा था जब इनकी बात का आप जवाब दे रहे थे। 62 में अपोजिशन की डिमांड पे संसद का विशेष सत्र हुआ था। अपोजिशन ने कहा था बेशक आप गोपनीय रखिए उसको पब्लिक मत बनाइए। नेहरू ने कहा नहीं, चर्चा होगी और पब्लिक चर्चा होगी। वो भी दूसरी बात सुन लीजिए, आप बार बार कह रहे हैं ट्रंप के बारे में। ट्रंप बार बार बोल रहा है, हर मौके पर बोल रहा है, 10-12 बार हो चुका है कि मैंने कराया, मैंने मध्यस्थता कराया। हम ये जानना चाहते हैं, सबसे पहली सूचना संघर्ष विराम के बारे में अमेरिका से आई थी। न तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा, न हिंदुस्तान के डीजीएमओ ने कहा, न हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, न पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा। बताया किसने? अमेरिका ने। दूसरी बात ये कि जब हमारी सेनाएं बढ़त पर थी, हमने संघर्ष विराम क्यों किया? एक जवाब तो चाहता है आदमी। ऑपरेशन सिंदूर से आपने क्या हासिल किया?
पहलगाम के जो 4 कातिल थे उसमें से एक भी मारा गया क्या? एक भी आतंकी सरगना हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, मसूद अजहर मारा गया क्या? क्या हासिल किया हमने? तो बार बार आप लोग जो रट बना रहे हैं। देखिए, आपने बात बड़ी वाजिब कही है, यही मैं बताना चाहता हूं। और देश जो समझ के ना समझना चाहे उसके लिए क्या कहा जा सकता है। 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकियों का कैंप डिस्ट्रॉय किया। 2019 में हम एक स्टेप आगे गए, अब हमने एयरफोर्स से स्ट्राइक की और आतंकियों का लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किया। 2025 में हमने जाकर उनके हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किए। इससे ज्यादा सर इकबालिया क्या हो सकता है? शहबाज शरीफ का बाइट अवेलेबल है कि 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात पहलगाम का कोई आतंकवादी मारा गया कि नहीं? पहलगाम का जो कातिल था, 4 कातिल थे जिनकी पहचान हो गई। पहली बात, आए कैसे? वो उड़ के आए, ड्रोन से आए, कैसे आए? दूसरी बात, फुर्सत के साथ उन्होंने पूछा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, खतना हुआ है कि नहीं हुआ, इतना पूछते रहे फुर्सत के साथ, और उसके बाद टहलते हुए चले गए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज वहीं थी। क्या हुआ? ठीक है, जवाब आपने जो सवाल पूछा है सर, देखिए, जिन लोगों को थोड़ी भी समझ होगी, एक होता है माफिया और एक होता है उसका शार्प शूटर। शार्प शूटर को भी पकड़ा जाएगा, मगर जो उनके आका थे उन्हीं के घर के ऊपर बम्बार्डिंग करके बता दिया है। उनके परिवार और को इसलिए मारा, उनके परिवार को मारा, एक भी आका नहीं मारा डिबेटिंग में क्यों आ रहे हैं सर? अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखिए ना सर, अपना अपने टर्न पे बोलिए। आप तो एकदम डिबेटिंग में आ गए जैसे बीच में। अब मैं बता रहा हूं साहब, एक दौर था, क्या आप बात कर रहे हैं सर? एक जमाने में तो वो लोग आते थे, क्या धमाधम धमाके करके जाते थे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, सूरत, नागपुर, बताइए कोई ऐसी जगह रहती थी जहां ना है? और उसके बाद सुनिए क्या होता था। उसके बाद हम 26/11 के हमले के बाद एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्म अल शेख पे पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते थे जुलाई 2009 में, और लिखते थे शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। उस समय भाजपा क्या करती थी? सुनिए तो, अब बता रहे नहीं, आप बताइए ना। कहते थे लड़ो। आपने एक विज्ञापन निकाला, आपने अगले ही दिन एक विज्ञापन निकाला 26/11 के बाद। गुजरात के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार के मना करने के बावजूद अगले दिन वहां पहुंच गए, वहां जबकि ऑपरेशन जारी था। सर, मुझे लगता है आपके जैसे वरिष्ठ लोगों को बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, बचकानी ने जब सेना का, सर एक मिनट सुनिए, रिकॉर्ड है, सर, रिकॉर्ड सुनिए, है। जब सेना का ऑपरेशन चल रहा हो, सुनिए, जब सेना का ऑपरेशन चल रहा हो और सरकार प्रदेश में भी आपकी, केंद्र में आपकी, कैसे अलाउ कर सकते हैं आप? क्या बच्चों जैसी बात करने लगे? ऑपरेशन चल रहा था, अरे भाई आप स्टेट में अलाउ। अरे सुनिए एक मिनट, कितनी बार योगी जी का हेलीकॉप्टर नहीं ममता बनर्जी ने उतरने दिया? आप कह रहे हैं बगैर परमिशन के मोदी जी चले गए। इसका मतलब आपकी सरकार क्या करती रहती है भाई? महाराष्ट्र में भी सरकार आपकी, दिल्ली में भी सरकार आपकी। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, आप लोग वरिष्ठ हैं, ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। और 26/11 सिर्फ ये नहीं हुआ था। 26/11 कब हुआ सर? 26 नवंबर 2008। सितंबर 2008 दिल्ली में धमाका हुआ था कि नहीं? हुआ था। फिर आइए 2006 में सीआरपीएफ कैंप में अक्षरधाम कब हुआ? पार्लियामेंट कब हुआ? ये भी तो गिनना चाहिए ना। एक मिनट जयशंकर जी, अब उसका सुनिए, ये एक मिनट सुधांशु जी सुनिए, वो सवाल पूछ रहे हैं कि 26/11 के आतंकियों को मार दिया गया, एक को पकड़ लिया गया। पहलगाम के आतंकी वो निकल गए, गायब हो गए, उनके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं। हाँ, जो 26/11 है वो भी मैं बताना चाहता हूं। ध्यान रखिए, जितने आतंकी थे सब फेक हिंदू आईडी लिए हुए थे, सबके हाथ में कलावे थे। अगर अजमल आमिर कसाब को तुकाराम ओमले ने अपने शरीर के ऊपर दर्जनों गोलियां सहकर जिंदा न पकड़ लिया होता तो ये हिंदू टेरर की थ्योरी चेप दिए होते। इन्होंने तो किताब लिख दी थी 26/11 इज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। इससे बड़ा मजाक हो सकता है कि इनकी सरकार कहे हाफिज सईद ने कराया और इनका नेता कहे 26/11 आरएसएस। सवाल कुछ और नहीं, सवाल यही है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। सवाल पहलगाम को लेकर है, आतंकियों को लेकर। मेरा सवाल यह है कि सुरक्षा का मजाक सत्ता में रहकर भी मनाते थे, सुरक्षा का मजाक आज भी बनाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, आज ही इनके बयान नहीं कोट हो रहे हैं। 26/11 में जब इन्होंने कहा आरएसएस कॉन्स्पिरेसी है, उस समय हमारे खिलाफ उस बयान को कोट किया पाकिस्तान ने। देखिए साहब, इनकी सरकार है और इनकी सरकार का नेता, रूलिंग पार्टी का नेता ये कह रहा है। अब सुनिए, इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने उस समय क्या किया? समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने करवाया, यूएस एजेंसीज कह रही है पाकिस्तान ने करवाया, हमारी एजेंसी भी कह रही पाकिस्तान ने करवाया। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीवी फौजिया का वहां इकबालिया बयान है। अचानक इन्होंने कहा हिंदू टेरर की थ्योरी, फिर पाकिस्तान ने यूज किया, देखो हमने नहीं कराया है, इनकी सरकार कह रही है कि हिंदू टेरर की थ्योरी। तो साहब, पाकिस्तान के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सत्ता में रह के भी चलता था, आज भी चल रहा है। एक बात, ठीक है सर, अब एक सवाल पूछो। देखिए सुधांशु जी, अभी तक जो भी बातें हुई, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेताओं का खून सिर्फ कैमरा देखकर खौलता है, राहुल जी पीएम होते तो पीओके लेकर लौटते।
सुनिए, जिनके मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर मरहूम पंडित जवाहरलाल नेहरू पीओके दे दिए, जिनकी दादी 93,000 फौजी हमारे कब्जे में थे, जगुलर वेन नहीं पूरा टेटुआ हमारे कब्जे में था, 1/3 आर्मी हमारे कब्जे में थी, पीओके ले नहीं पाए। और जब उनकी माता जी के परोक्ष रूप से दिशा निर्देश में सरकार चल रही थी, तो 26/11 के हमले के बाद फाली होमी मेजर साहब एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम कार्रवाई करना चाहते थे, जंग का आगाज नहीं कर पाए, वो कहें आज हम ले लेते। इसके लिए जानते हिंदी में क्या कहावत है कि बाप न मारी मेड की बिटवा तीरंदाज। सुधांशु जी, विपक्ष ये कह रहा है, क्या हमें ये जानने का हक नहीं है कि इस पूरे ऑपरेशन में भारत को कितना नुकसान हुआ है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनकी हमेशा दृष्टि इस पे रहती है कि भारत को कितना नुकसान हुआ और नुकसान पहुंचाया जाए। इसमें से किसी ने नहीं पूछा कितने एरिया, जिसके प्रूफ भी अवेलेबल हैं कि डैमेज हो गया क्या क्या। और बहावलपुर में हमने अंदर तक मारा, सरगोदा तक मारा, हमने खैबर पख्तूनवा तक किया है, हमने सिंध तक किया है। कितने आतंकी मारे गए इसमें इंटरेस्ट नहीं है, भारत को कितना नुकसान हुआ। और जानते निशान जी, ये कोई आज की घटना नहीं है, ये गुलामी के कालखंड से आ रही उस मानसिकता का प्रतीक है जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की है, जिसमें हमेशा भारत का की पराजय को देखने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया, उसकी लड़ाई की कभी हिस्ट्री में पढ़ा है? नहीं, हारने वाली पड़ी। वो हेमू ने 20 लड़ाइयां जीती कलकत्ता से लेके दिल्ली तक, मगर पानीपत की दूसरी लड़ाई हारने वाली सिर्फ हमने पड़ी। महाराणा प्रताप ने इतनी लड़ाइयां जीती मगर सिर्फ हारने वाली पड़ी। तो भारत को हारते हुए देखना, भारत की अस्मिता को कलंकित होते हुए देखना, ये एक मानसिकता है। सोच इस सीमा तक है कि 2 साल पहले मार्च में गए थे जो बाहर, राहुल गांधी जी क्या बोले थे? वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, वाई दे आर नॉट रिएक्टिंग टू इट। यानी आप भारत के लोकतंत्र में सीधे हस्तक्षेप के लिए अमेरिका से गुहार मना रहे थे। कौन बाप बना रहा था? प्रॉब्लम क्या है, ये 3 M जो है, मैकाले, मार्क्स और मुगल, ये दिमाग पे ऐसे छाए हुए हैं। मगर क्या बताएं, इन 3 को एक वैक्सीन मिल गई है, वो भी M है, वो है मोदी वैक्सीन। जब से मोदी वैक्सीन मिल गई है तब से लोग बहुत बिलबिलाए हुए। क्या आप ये कह रहे हैं कि नुकसान के बारे में पूछना गलत है? नुकसान के बारे में पूछने का मतलब है कि देश के खिलाफ बात करना है? जी डेफिनेटली। अगर आप ये पूछते हैं कि कौन सा प्लेन डैमेज हुआ, भारत पे सिर्फ रफाल नहीं है, मिग भी हैं, सुखोई भी हैं, मिग 21 भी हैं, मिग 29 भी हैं। इसका मतलब आप एक्सपोज कर रहे हैं कि हमने किसको यूज किया। कल के दिन आप कहेंगे कौन सा ड्रोन यूज किया, वो बताइए। कल के दिन आप कहेंगे कौन सा असॉल्ट राइफल यूज किया, वो बताइए। कल के दिन आप कहेंगे कौन सा बख्तरबंद गाड़ी यूज की, वो बताइए। आप चाहते क्या है? वर्ल्ड मीडिया उसको लिख रहा है, उस पर क्लैरिफिकेशन तो आना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं ना, मीडिया लिख रहा है तो मीडिया में जवाब दे रहे हैं। संसद में जो सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब वो सीधे सीधे भारत की संवेदनशील सुरक्षा के ऊपर पब्लिक करके उस पर राजनीति करना चाहता है। संतोष जी, सर एक मिनट, संतोष, आई एम कमिंग टू यू सर। औरों से पूछूं एक बात। एक तो सुधांशु जी, डोंट माइंड माय कमेंट, इट वाज अ जोक। हमें आपकी नहीं, वो मैं आप हमारी बहुत इज्जत करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे जितने निशाने हमने साधे पाकिस्तान पे, वो शार्पली साधे। हमने टारगेट्स तय किए और निकाले। हमने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमने बोला कि नहीं अटैक किया, हमने टेररिस्ट इंस्टॉलेशन पे अटैक किया। हमारा नैरेटिव था इंडिया वर्सेस टेररिस्ट व्हिच आर बीइंग पैट्रोनाइज्ड बाय पाकिस्तान। लेकिन आप हमारे सदे हुए सवालों के जवाब में कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। आप नेहरू पे चले जाते हैं, अभी महाराणा प्रताप पे चले गए। आप सवाल का सीधा जवाब दीजिए जनाब, सीधा जवाब चाहिए, सीधा जवाब दे दो। ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति, मतलब किसी के पर्सनल में नहीं कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो या किसी प्रकार के मानसिक उसका शिकार हो, तो उसका सीधा जवाब नहीं, पहले बताया जाता है कि उसकी मानसिकता क्या है। उस मानसिकता की वजह से ये 16 में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे, 19 में पूछ रहे थे कि पेड़ गिरे कि जमीन गिरी, कौवे मरे कि आदमी मरे। अब आज तो पिक्चरें दिख गई पाकिस्तान में डैमेज की, तो आप पूछ रहे हैं भारत में क्या हुआ। इस मानसिकता को समझिए। यानी हमेशा भारत की कोई नेगेटिव चीज खोजनी है, जिसे ऑन द लाइटर नोट कहूं, सबसे जगमगाते हुए महल के अंदर भी किसी कोने में कुछ तो अंधेरा होता है।
एक जीव ऐसा होता है जो हमेशा अंधेरे की तरफ भागता है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, ना किसी के ऊपर कैविएट लगा के बोल रहा हूं, किसी पार्टी या नेता के लिए नहीं, मगर एक आप नजीर की तरह समझ सकते हैं। सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलू कही तम पर नेहा, यानी जिनकी तामसी वृत्ति होती है वो पाप की तरफ वैसे ही भागते हैं जैसे उल्लू की सहज प्रवृत्ति अंधकार की तरफ होती है। चकाचौंध रोशनी में वो ढूंढता है कहां पे अंधकार दिख जाए, वो मानसिकता। इसीलिए मैंने कहा, और बताइए दुनिया में कोई बड़ा देश बताइए जहां सवाल किया जाता है। और इस मामले में मैं कहना चाहूंगा भारत और पाकिस्तान में बहुत भारी अंतर आ गया। हमें याद है, हमें अपने यंग एज की 95 30 बरस पहले की बात है। 95 में जेनेवा में पाकिस्तान प्रस्ताव लेके आया कश्मीर को लेके भारत के विरुद्ध। उस समय अटल जी हमारे नेता प्रतिपक्ष थे। नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करने गए, नरसिम्हा राव सरकार को पूरा क्रेडिट दिया। घर में आके जो कहना था कहा। कोई जाके ऑफिशियल रिकॉर्ड में चेक कर ले, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोला, देखो ये भारत है जहां का अपोजिशन सरकार को आकर उस फोरम पे सपोर्ट कर रहा है, और एक हमारा अपोजिशन है जो खिलाफत कर रहा है। सर 30 साल में नजारा बदल गया। आज पाकिस्तान में कोई अपोजिशन का नेता सवाल नहीं उठा रहा है। नहीं सर, सवाल उठा रहे। नहीं, आप सुनिए, उठा रहे। पाकिस्तान में किसी ने आर्मी के ऊपर, किसी ने उसके ऊपर नहीं कहा कि पाकिस्तान कितना डैमेज हुआ, क्या हुआ। हमारे यहाँ ऐसा बताइए, हमारे पाकिस्तान कितने नेताओं का आपने अपने टीवी पे अपने बयान दिखाए? तमाम बताइए, जो राहुल गांधी स्तर के हो, आपने मुख्यमंत्री स्तर के हो, बताइए ना। अब वो छुड़वैया सिद्धारमैया का बयान, चन्नी जी का बयान, विजय वेदत्तीवार का बयान, राहुल गांधी का बयान, उनके टीवी चैनल, ट्विटर हैंडल वैसे सब बैन कर दिए, तो क्या दिखाएंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, वो तो हमारे डोजियर में भी नाम यूज कर रहे हैं। संतोष भारती जी के पास चलते हैं। प्रधानमंत्री, ऑपरेशन सिंदूर के बाद घर घर सिंदूर ले जाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया या नहीं किया, 2 दिन तक सारे देश में इसकी तैयारी चली, और फिर अखबार में बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती हैं, भले ही अफवाह के रूप में हो, अफवाह के रूप में हो, देश में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसकी तैयारी करने लगते हैं, और अचानक होता है कि इसको विड्रा कर लिया। कारण क्या रहा? सर आपने जो सवाल पूछा उसमें उसको उत्तर नहीं था। कोई पार्टी का ऑफिशियल बयान है नहीं, मीडिया में खबर आ रही है, मीडिया में खबर आ रही है कि विड्रॉ कर लिया गया। तो भाई जो चीज कहीं यथार्थ में थी ही नहीं, और ये बात आई कि ये आपने कहा अफवाह है, और अफवाह के बाद कई प्रवक्ता के क्लिप्स वायरल हैं, वो बोल रहे हैं सब। हाँ, अब ये जहां तक बात है उसमें लोगों को भी समस्या है। ऐसे कई क्लिप्स वायरल हैं जिसमें लोग कह रहे हैं सिंदूर क्यों रखा गया। सिंदूर जो है वो हिंदू धर्म से कनेक्टेड नजर आता है। अरे भाई, जब आप धर्म पूछ के मार रहे हैं तो हम आपका कर्म पूछकर मारेंगे, मगर फिर ये बताएंगे भी कि ये किस कारण से हुआ। प्रॉब्लम यहां पे क्या है? हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का कोई भी प्रतिमान जो आपके मन में थोड़ा भी चेतना पैदा कर सके, गर्व पैदा कर सके, या आपके अंदर ऊर्जा पैदा कर सके, उसे डाइल्यूट करके रखना। और इसका भी फिर मैं प्रमाण बोलना चाहता हूं। सर आप लोग वरिष्ठ हैं तो आपको पता है, कुछ लोग कोर्ट गए थे ना, ये तो ऑफिशियल है, ये अफवाह नहीं है, कि भारत की नई संसद भवन के ऊपर जो शेर बने हैं ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, और कोर्ट ने उसमें इंटरवीन करने से मना कर दिया। मतलब ये वो लोग थे जिनको शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे, और इसलिए ये इस बात को अब एक्सेप्ट करने को वो लोग तैयार नहीं होते हैं कि अब भारत माता का एक ऐसा शेर आकर बैठ गया है जिसकी वजह से हालत क्या हो रही है। ये शहबाज शरीफ का तो रिकॉर्ड पे बयान है कि 9-10 की दरमियानी रात मेरे सिपा सलाह जनरल आसिम मुनीर ने मुझे रात 2:30 बजे जगा के कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई सारे एयरबेसेस के ऊपर अटैक कर दिए हैं, और नूर खान एयरबेस पर भी अटैक हुआ है। ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। आप शेर कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। खैर, पद्मजा। सुधांशु जी, अभी आपने जो विपक्ष की बात की कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो देश हित के खिलाफ है, पर ताली एक हाथ से नहीं बचती है। आप कह रहे हैं कि वो एंटी नेशनल सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपकी पार्टी बार बार उनको सोरोस का एजेंट, चाइना का एजेंट, सीक्रेट MOU किया है, एक तरीके से आप भी उनको पूरा कॉर्नर कर देता है कि तुम तो बिल्कुल ही मतलब विदेश के एक तरीके से एजेंट हो, तो वो भी फिर आप पलट करके बोलते हैं कि भाई आप पाकिस्तान की मुखबिरी कर रहे हैं।
एक और एग्जाम्पल है, अभी असदुद्दीन ओवैसी जब वो फॉरेन सॉइल पर जाकर के हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन और हीरो बने पूरे भारत के लिए। लेकिन अभी जब वो वापस आ चुके हैं और अब वो वक्फ पे बात करेंगे, तो कई लोग उनको मॉडर्न डे जिन्ना बोल देते हैं, कहते हैं कि वो 2 नेशन थियोरी के प्रोपोगेटर है। तो ये मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू तो नहीं हो सकता ना, कोई तो मीटिंग पॉइंट होना चाहिए ना दोनों तरफ से। आप थोड़ी नरमी दिखाइए, वो भी थोड़ा प्रेम दिखाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, जो ओवैसी ने किया वो ठीक है, उनके जो भी अंदर की बात है। ओवैसी ने कहा मैं घर में आके लड़ूंगा, बाहर देश के साथ रहूंगा, मगर राहुल गांधी तो बाहर जाके खिलाफ बोलते हैं। कम से कम उनसे तो ओवैसी ठीक है कि बाहर जाके देश के खिलाफ नहीं बोल रहा है। हम मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू नहीं वो कहते हैं। और जो हम लोगों ने आरोप लगाए हैं, कभी भी हवा में कोई आरोप नहीं है। सोरेस के फाउंडेशन से जो कनेक्शन है, आज तक उसका डिनायल नहीं है। उसके फैक्ट्स अवेलेबल हैं कि वो OCORP में सोनिया गांधी जी मेंबर थी या नहीं, इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? इल्हान उमर से वो मिले थे, उसमें कोई किंतु परंतु है क्या? और दूसरी बात, आप सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, संतोष जी आप हमसे बहुत वरिष्ठ हैं आप लोग, मैं कहना चाहता हूं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं। ये वेगलेना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट जाके पढ़ लीजिए, सुनिए, लेटर नंबर के साथ कोट किया हुआ है कि कौन किसके साथ मिला हुआ था। श्वाइजर इलस्ट्रेटेड नवंबर 1991, राजीव गांधी जी की फोटो के साथ। इनको मुकदमा करना चाहिए ना कांग्रेस को उन लोगों के ऊपर कि आपने कैसे लिख दिया। वो कह रहा है कि 1.97 बिलियन स्विस फ्रैंक उनके अकाउंट में है, राजीव गांधी जी की फोटो के साथ लिख रहा है। मित्रों, गिल्स आर्काइव KGB इन द वर्ल्ड पार्ट 2 जो कह रहा है सीधे कांग्रेस को पैसा दिया जा रहा है। जोसेफ क्रॉली की किताब इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, वो कह रही है कि हिंदुस्तान के अंदर क्या स्थिति थी। और यूरी बैजमनेव जो कि रशिया का जासूस था, पत्रकार बन के रहता था, 2005 में कैनेडियन टीवी के इंटरव्यू में कह रहा कोई बात हम लोग हवा में नहीं बोल रहे हैं, अगर कांग्रेस के अंदर कुव्वत है तो उनके खिलाफ जाके मुकदमे करने चाहिए थे। फिर से बता देता हूं, थोड़ा सा हम डाइवर्ट कर गए, थोड़ा सा डाइग्रेस हो गए। पद्मजा ने जो सवाल पूछा वो बेसिकली क्रक्स ये है कि जिनको अभी तक गद्दार और अलग अलग शब्दों से देशद्रोही एजेंट बोला जा रहा था, अल्टीमेटली शशि थरूर, ओवैसी, कानी मोई, इन्हीं को आप लेकर गए भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए विदेश ना। बिल्कुल सही कहा, मोदी जी ने तो उदार हृदय दिखाया, उनको भेजा। और शशि थरूर को भाजपा का सुपर स्पोक्स पर्सन किसने बोला? कांग्रेस ने। पेट में किसके दर्द हुआ? राहुल गांधी जी के। जबकि ईमानदारी से देखें, शशि थरूर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स के चेयरमैन है और वो कांग्रेस के द्वारा नामित है। भाई कांग्रेस ने उनको चेयरमैन बनवाया है फॉरेन अफेयर्स कमेटी का। अब फॉरेन अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन नहीं जाएगा फॉरेन के डेलीगेशन में, क्या ये लॉजिकल लगता है? अब आइए, सलमान खुर्शीद साहब एक्स फॉरेन मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं क्या कि प्रॉब्लम है? कौन जाएगा ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी, आप थोड़ी तय। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स का चेयरमैन जो आपकी पार्टी का है और आप ही ने उसको नॉमिनेट किया था चेयरमैन बनने के लिए, वो क्यों नहीं जाना चाहिए? इसी से समझ में आता है कि विनोद सर, थरूर साहब अब नहीं है एजेंट सोरोस के, सोरोस के एजेंट नहीं है ना। विनोद सर प्लीज, विनोद ये सर, तो आप थोड़ी बोल कह रहे रहे हैं, नहीं है, ही इज नॉट एन एजेंट। कांग्रेस ने कहना शुरू किया उनके बारे में, हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं ना। नहीं, आपने ही कहा था शुरू में सोरोस का एजेंट। मैंने तो कहा कि वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, इसलिए ऑब्वियस है कि उनका नाम होगा। आप बीजेपी कहती थी जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं, बीजेपी कहती थी कि शशि थरूर जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं। अब बीजेपी का राय उस पर वही है, अब बदल गया। शशि थरूर नहीं, कांग्रेस में बहुत बतेरे हैं, कहाँ आप बात कर रहे हैं? बीजेपी ने बरी कर दिया ना उनको। ना हमने कब कहा? वो तो आरोप हमने सिर्फ भेजा और आरोप कांग्रेस ने लगाया। कांग्रेस से पूछिए ना। एक मिनट फ्लैश क्लैरिफिकेशन लिख लूँ, एक दूसरा सवाल। ये जो राष्ट्रपति ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि हम मीडिएशन के मध्यस्थता करेंगे कश्मीर को लेकर के, और दोनों ने हमसे कहा है और दोनों किसी ने डिनाई नहीं किया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प मध्यस्थता नहीं करेंगे। और ये भी खबर आ गई है कि जिद्दा में इसकी मीटिंग होगी सऊदी अरब में, तो आप मना कीजिए, प्रधानमंत्री ने अब तक मना नहीं किया है, आप प्रधानमंत्री के सर, नजदीक आप वरिष्ठ हैं भारत के, कम से कम ये तो कह दीजिए, ये कह दीजिए कि भारत पाकिस्तान के अलावा कोई देश। मुझे लगता है फिर गंभीरता से बात करनी चाहिए। फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, रणदीप जायसवाल बोल चुके हैं, देयर इज नो मीडिएशन और नो थर्ड पार्टी। तो सर फिर आदमी किस आधार? और रही बात भाई साहब, अगर आप कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये भी उनका जो सोशल मीडिया ट्वीट है ना, उसको ट्रू सोशल कहते हैं, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि जो बिडेन तो 2020 में खत्म हो गए थे, ये तो उनका रोबोट और क्लोन है जो चल रहा है। बताइए, आप भरोसा करते हैं इस पे? हाँ, राहुल गांधी भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं ना, जिसको तुम देख रहे हो ना वो तो है ही नहीं राहुल गांधी, वो तो खत्म हो चुका है। तो वो भी मान सकते हैं जिस जो बिडेन को देख रहे हो वो तो है ही नहीं। सुधांशु जी, मैं उम्मीद करता था कि जैसे सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के बेस्ट कम्युनिकेटर स्पोक्स पर्सन है,
ऐसे ही विदेश मंत्रालय में कोई एक बेस्ट कम्युनिकेटर होता। एक बात समझाइए, विदेश नीति को लेकर बहुत सारी चर्चा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो रही है। क्या हिंदुस्तान नॉन अलाइन डिप्लोमेसी है वहाँ से मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी की तरफ पहुँच गया है? और जो हमारी इनकंसिस्टेंसी है डिप्लोमेसी को लेकर, उसको थोड़ा सा मुझे समझाइए, क्योंकि मैं बहुत डिप्लोमेसी नहीं समझता कि झूले से झड़प तक, केक से गोले तक, ऑल वेदर फ्रेंड से जो डिफेंस डील है उसको ख़त्म करने तक, और माय डियर फ्रेंड से लायर तक, और सार्क देशों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर कोई साथ खड़ा ना हो, ये कैसी कंसिस्टेंसी है विदेश नीति की? हाँ, बहुत आपने सही सवाल पूछा। देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने सबको बुलाया, वो एक बहुत बड़ा आधार बना विश्व में मैसेज देने का कि भारत अपनी तरफ से पूरे खुले दिल से काम कर रहा है। उसके बाद जो वहां गए, जिसके बारे में वो कहते बिरयानी खाना, बिरयानी तो भाई साहब वेज बिरयानी पाकिस्तान में बनती नहीं है, मोदी जी नॉन वेज खाते नहीं, वो एक अलग विषय है। उसके वो भी इसलिए जरूरी था कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो दुनिया में हमारा वो बहुत बड़ा बेस बना कि भारत डिप्लोमेसी में मैच्योर है, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और उसके बाद जाके ये कार्रवाई हुई। और उसके बाद हम कहाँ बैठे? ऑन द लाइटर नोट में कहूँ कि भाई, जैसे वो कई बार ये भी होता है, वो बलि से पहले थोड़ा उसकी पूजा पाठ भी की जाती है ना, तो वो भी उन्होंने करके दिखाया कि उसके बाद कर देंगे। अब आज की आप देखिए फॉरेन पॉलिसी, और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड डिफेंस का मैटर चल रहा है, हमने S-400 रशिया से लिया, ठीक। उसके बाद अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध नहीं लगाया। हम S-400 पाने वाले दुनिया के इकलौते देश हैं, जबकि हम क्वाड के मेंबर हैं। रशिया इसके बावजूद हमें देने को तैयार हो गया, जबकि हम क्वाड के मेंबर। अब आप आइए, सर रशिया से तो दोस्ती अब दूसरे लेवल पर पहुंच गई, अभी उसे छोड़ दीजिए आप। रशिया, चाइना, इंडिया के रिलेशनशिप पे बहुत फर्क हो गया। नहीं तो अब आइए, अगला स्टेप सर बता रहा हूं ना, पूरा आप चाइना को एक तरफ से बात करते हैं, फिर $100 बिलियन के डेफिसिट ट्रेड पर चलते हैं, फिर टर्की के साथ संबंध आपके सबसे बेहतर कब होते हैं? 2000 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और टर्की के प्रेसिडेंट कब आते हैं? 2017 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप अचानक कहते हैं नहीं, हम टर्की के बायकॉट कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे तो समझने दिया कीजिए कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स में जिसको डिप्लोमेसी की थोड़ी भी समझ होगी, डिप्लोमेसी में कोई चीज कंसिस्टेंट नहीं रहती है। पॉलिसी की बात, अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए सर, पूरी बात। आप 62 में जिस अमेरिका ने हमारे पक्ष में धमकी दी थी, उसी अमेरिका ने 71 में 7th फ्लीट हमारे खिलाफ भेजा था। अब आप ये इनकंसिस्टेंटी कहेंगे, हमें अपनी परिस्थिति के अनुसार चेंज होना पड़ता है। अब आप आइए दूसरी बात, S-400 हमको रशिया ने दिया, अमेरिका उसके बावजूद हमको प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है, जो कि नेटो के बाहर उसने किसी देश को नहीं दिया। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसको अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है और रशिया S-400 दे रहा है। अब आइए साहब, आज ही समझौता हुआ है जब रफाल ने अपना फ्यूजलाज बनाने की टेक्नोलॉजी टाटा डिफेंस को ट्रांसफर कर दी है, यानी अब रफाल का फ्यूजलाज हमारे यहां बनेगा। हम दुनिया के एक ऐसे देश हैं जो क्वाड का भी मेंबर है, और इसके बावजूद रशिया से दोस्ती भी है। हम रशिया से ऑयल भी ले रहे थे, इसके बावजूद अमेरिका से $45 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में चल रहे थे। अब जो आपने झूला से झड़प तक की बात कही, बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें तो शी जिनपिंग को जो बुलाया था, हमने अपनी तरफ से बिल्कुल ईमानदारी का परिचय दिया कि अगर आप अच्छे संबंध रखना चाहते हैं तो ठीक है। और आज जिस समय चाइना हमारे अगेंस्ट में था, आज आप बताइए चाइना के साथ कितने कंट्री खड़े हैं परमानेंटली? बताइए। तो रशिया उनके साथ, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सर, चाइना के थिंक टैंक अभी आज की तारीख में रशिया और चाइना, रशिया और इंडिया से बेटर रिलेशनशिप में, शायद आप जानते होंगे। अब आप बोलना चाहते नहीं बोलना चाहते, मैं पूरी बात कर लूं यार, हो रही है उसको पूरी बात कर लूं। उसके बाद चाइना थिंक टैंक कह रहा है कि चाइना तियाननमेन स्क्वायर के बाद के वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में, सिर्फ नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ही उसके 2 कमिटेड दोस्त हैं जो साथ में। और आप सोचिए, अगर चाइना और रशिया के संबंध इतने अच्छे होते तो S-400 हमको दे रहा है, चाइना क्यों नहीं ले रहा उससे? अभी अब दूसरी बात ये समझिए, एक और बात आप समझिए, जो सबसे बड़ी बात इस ऑपरेशन सिंदूर ने एक काम और जानते क्या किया है? इधर मिसाइल तो गिरी है पाकिस्तान में, मगर आपको पता है चाइनीज डिफेंस स्टॉक्स क्रैश किए। एविक्स सिस्टम चेंडू में जो PL-15 मिसाइल बनाती है, उस कंपनी के स्टॉक 9 से 12% नीचे गिरे।
जो J-17 बनाने वाली एयरक्राफ्ट की कंपनी है चेंगडू में, उसके 15 से 20% एयर स्टॉक गिरे। कोई जाके इसको चेक कर सकता है। और दूसरी ये दर्शाता है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनका मिसाइल सिस्टम कारगर नहीं। और ये स्टॉक्स जो गिरते हैं ये तो दुनिया देख के करती है, इसमें भारत सरकार का कोई रोल नहीं है। अब आप आइए, हमारे सारे डिफेंस के स्टॉक बढ़े हैं। एनीबडी कैन गो एंड चेक। HAL 14% बढ़ा है, मझगांव डॉक्स 22 से 23% बढ़ा है, गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड 22-23% बढ़ा है। हर एक सवाल पर यहां पर ताली बजनी चाहिए। आइए सुधांशु सर प्लीज आइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये हमारा सबसे ज्यादा वायरल राउंड है। सुधांशु सर आप इधर हाँ, आप इधर आइए और रैपिड फायर हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो जोरदार तालियां हो जाए रैपिड फायर के लिए। मेरा पहला सवाल सुधांशु जी के लिए यहां पर है, दिखाइए जरा, प्ले करिए। रैपिड फायर का पहला सवाल, बेहतर राजनेता कौन, शशि थरूर जी या असुद्दीन ओवैसी जी? देखिए, वो वैसे डिप्लोमेट हैं और ये जो है एक चुनना है। इन दोनों का भाजपा से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके। अगला सवाल प्ले करिए, तालियां हो जरा। युवाओं का रोल मॉडल कौन हो, विजय शाह या कर्नल सोफिया कुरैशी? नो डाउट कर्नल सोफिया कुरैशी। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और आने वाले समय के लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्ले करिए जरा हमारा अगला सवाल, प्ले करिए। बेहतर राजनेता कौन, तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव? एक सुनना है, एक लाइन में। गरीब गुरबा का परिवार अब सबसे अमीर परिवार है और ताकतवर परिवार है, तो ताकत का गुरूर और अमीरी का ऐब दोनों नजर आ रहे हैं इनके अंदर। बेहतर कौन है दोनों में? दोनों में बेहतर कौन है? ये लालू जी, पर्सनल चॉइस। ये लालू जी से पूछिए। हमारी ऑडियंस पूछना चाहती है, ये अगला सवाल हमारी ऑडियंस का है। प्ले करिए जरा हमारा अगला सवाल, यहां पर जो है दिखाइए जरा। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बेहतर इन्फ्लुएंसर कौन, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया या शमिष्ठा पनोली? देखिए, इन्फ्लुएंस कौन कर पाता है इसके बारे में मैं थोड़ा सीरियस कहना चाहूंगा। आज की युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है और कौन इन्फ्लुएंस करवा रहा है। ये सब तो माध्यम है। एक सेंटेंस कहता हूं, थोड़ा फूड फॉर थॉट। आप पानी की बोतल लेते हैं, 10 रुपए की आती है, ठीक है? उसके बावजूद फेसबुक फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, यूट्यूब फ्री है, केवल इंटरनेट का पैसा देना है ना। क्यों फ्री है भाई? जबकि वो कंट्री कहता देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच। इफ देयर इज अ फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। अगर मुफ्त में कुछ दे रहा है तो इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है और दिमाग को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको समझिए। चेहरों को मत देखिए, पीछे के खिलाड़ी को समझिए। अगला सवाल प्ले करिए जरा। हमारा अगला सवाल इस वक्त, बेहतर सरकार कौन, शहबाज शरीफ, मोहम्मद यूनुस या मुल्ला बरादर? तालिबान, बांग्लादेश या पाकिस्तान? कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। तालिबान सरकार को आप दोस्त मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए, राजनीति में परिस्थिति के अनुसार जहां पर राष्ट्र हित में जिसके लिए जैसी भी आवश्यकता हो, परंतु अभी तक हमारा इनके साथ पहली बार संवाद हुआ है, अभी तक फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं है जी। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मगर इसके बावजूद खौफ किस कदर बैठ गया है पाकिस्तान में। जो वैसे मैं उसमें थोड़ा, जैसे मैंने उस समय रामचरितमानस का एक प्रसंग बताया था ना, जब हनुमान जी जलावला के आ गए थे तो उसका इंपैक्ट जाने क्या पड़ा था कि लोग इतना घबराने लगे थे कि मंदोदरी तक ने कहा था कि मैंने एक सपना देखा है, सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। तो वैसे ही सपने उनको भी आने शुरू हुए हैं, तो उसमें इनमें भी कुछ नजर आने लगा, उनमें भी कुछ। और वैसे ये बताएं, ये मोहम्मद यूनिस के लिए मैं कहना चाहूंगा कि भैया जी भावनाओं में बह के कुछ ज्यादा बोल गए थे। जो एक डायलॉग था ना, वो अपनी। अगला सवाल प्ले करिए जरा। इस वक्त आपके सामने अगला सवाल, ये निश्चित तौर पर ये बच्चे जरूर समझना चाहेंगे। दिखाइए सुधांशु जी, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। प्ले करिए। भारतीय संस्कृति क्या है, शाकाहार या मांसाहार? देखिए, हमारे यहाँ जो संस्कृति है वो मूलतः सात्विक, तामसी और रजोगुण के ऊपर है। देखिए, एक फंडामेंटल समझिए, वेस्ट और ये सेंटेंस का इसलिए जवाब देना जरूरी है।
वेस्ट के नॉलेज बेस भोजन के बारे में, हमारे में जमीन आसमान का अंतर है। वहां कोई ऐसी चीज नहीं जो कहेंगे सिर्फ जाड़े में खानी चाहिए, सिर्फ गर्मी में खानी चाहिए, हमारे यहां है। उनके यहां कोई ऐसी चीज नहीं जो मॉर्निंग में खानी चाहिए, इवनिंग में खानी चाहिए, हमारे यहां है कि दही मॉर्निंग में खाना है तो दूध नाइट में लेना है और फल दोपहर में खाने हैं। वहां पर माइंड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर कोई स्टडी नहीं है। अभी तक उनको सिर्फ 100 साल पहले यह पता चला कि कितने कार्बोहाइड्रेट, कितने मिनरल, कितने विटामिन होते हैं, किस चीज से मसल बनता है, किससे बोन मैरो बनता है और किससे आपकी बोन्स बनती हैं, किससे ब्लड बनता है, वगैरह वगैरह। मगर भोजन के स्थूल भाग से शरीर और सूक्ष्म भाग से मन बनता है, ये उनको अभी नहीं पता है। इसीलिए सात्विक, तामसी, राजसी इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब जहां तक ये बात है, इसमें एक चुन तो गांधी जी तो शाकाहारी थे। ठीक है, अब जो सवाल है मैं चाहूंगा जरा जोरदार। और मोदी जी भी शाकाहारी हैं, जोरदार। योगी जी भी शाकाहारी हैं। अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो यहां पर। मैं चाहूंगा कि जरा, हाँ आइए जरा प्ले करिए। सबसे प्राचीन भाषा क्या है? एक लाइन में सर जवाब। संस्कृत, तमिल, कन्नड़ या? वैसे सवाल आपने क्यों पूछा है? ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना भाषाओं को लड़ाने के लिए, उसका युग खत्म होने वाला है। कारण जानते क्या होने वाला? सर इस पे विवाद चल रहा है। नहीं, अब मैं बता रहा हूं, एआई विवाद खत्म होने वाला है। विवाद पे जो रोटी सेक रहे थे ना, अब वो युग खत्म होने वाला है। एआई के बाद विद इन 4-5 years रियल टाइम ट्रांसलेशन इन एवरी लैंग्वेज विल बी अवेलेबल, और टेक्स्ट तो तुरंत ट्रांसलेट होगा। काशी तमिल संगम प्रधानमंत्री जी ने किया था, 5 मिनट तक उनकी हिंदी की स्पीच रियल टाइम तमिल में ट्रांसलेट हुई थी। जहां तक सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषा की बात है तो तमिल को रिकॉग्नाइज किया गया है। विश्व की अधिकांश भाषाओं का, विश्व की जिसमें यूरोप की भी है, उन सब का मूल संस्कृत है। मगर इसका उद्देश्य जो लड़ाने के लिए होता है, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा। तमिल संस्कृति का सबसे बड़ा ग्रंथ है थिरुकुरल। आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है? आपने सुना है। उसके 3 पार्ट हैं और 1330 पद हैं, और वो जो 3 पार्ट हैं उनके नाम जानते हैं क्या है? अरम, परुल और काम। ठीक जो हमारे धर्मशास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, तीसरे का नाम उसमें भी काम है, तीसरे का नाम इसमें भी काम है। मगर जिनको लड़ाई देखनी है, उनको इस बात को लेकर संघर्ष कराना है, जो डीएमके टाइप के लोग हैं, उनकी भी अब दुकान बंद होने वाली है। क्योंकि एआई के बाद टेक्स्ट का भी ट्रांसलेशन इमीडिएट अवेलेबल होगा, वॉइस का भी अवेलेबल होगा, और झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर एक चुनना हो तो फिर किसको कहेंगे? मैंने आपको बता तो दिया, वो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले जोरदार तालियां हो। सुधांशु जी आइए, बैठिए। अब एक सवाल है सुधांशु जी, ये राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा और वो विदेश मंत्री जी के एक बयान को लेकर सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने हमने से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था। वो पहले एक बयान सुन लेते हैं, फिर आपको लिखा। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. सारा विवाद इन वर्डिंग्स पर है, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। बिल्कुल, उसके आगे का भी तो बताइए जो स्पष्टीकरण दिया गया था। स्टार्ट हुआ ऑपरेशन 1:05। मैंने पहले भी बोल चुका हूं, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। तो स्टार्टिंग कब हुई? 1:05 से लेके 1:27। और 1:30 बजे जयशंकर जी ने उनको बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया। क्यों बताया? राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आएगा। बताना इसलिए जरूरी था कि आज का भारत वो है जो घुसता भी है, मारता भी है और फिर बताता भी है कि हम मार के आए। कोई चोरी छुपे नहीं आए कि जाएंगे और मार के चले आएंगे, और इसके बाद दुनिया में डेलीगेशन को भेजकर जताता भी है। और अगर उनकी बात मान लें, अगर राहुल गांधी जी की, तो मतलब हम इतने बड़े हम पावरफुल हो गए कि बता के ठोक के चले आए। यानी हमने बताया, उसके बाद कोई अपने को बचा नहीं पाए। इसलिए मुझे लगता है थोड़ी परिपक्वता के साथ इस बारे में बात करनी चाहिए, ना कि उस ढंग की बात। हमारी सरकार ने तो बिल्कुल सही कहा, उनका तो ऑपरेशन 40 साल से जारी है, टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और हम आज तक ये मानने को तैयार नहीं है कि लड़ाई है। इसीलिए अब डॉक्ट्राइन में मोदी जी ने चेंज कर दिया है कि अब कोई भी अटैक होगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। इसीलिए हमने इंडस ट्रीटी भी खत्म की है। अब ये नहीं चलेगा कि आप चोरी से आके मारते रहेंगे और उसके बाद आप कहेंगे एक्टर ने, नॉन स्टेट एक्टर ने किया, स्टेट का लेना देना नहीं था। अब वो नकाब हमने उतार दिया।
इस समय का मैं एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं एक और रैपिड फायर पे जाऊंगा। हमारा जो डेलीगेशन गया था वहां पर एक सांसद जी का बयान जो काफी चर्चा में, पहले उसको सुनिए। प्ले। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। निशिकांत दुबे एक मुस्लिम देश में थे, वहां पर वो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। कंगना रनावत वो सोशल मीडिया पर लिखती हैं कि पहलगाम हमले ने बता दिया कि आतंकवाद का धर्म है। किसकी बात मान? अब जो आपने बात कही, जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वही बड़ी मजेदार बात है। आतंकवादी का धर्म तुरंत ढूंढ लेते हैं। और यह बात तो ऑफिशियली कांग्रेस सरकार ने कही है। कैसे? पोटा लाए हम, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट। पोटा विड्रॉ किया मनमोहन सिंह सरकार ने किस आधार पे? कि मुसलमान ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। तो आतंकवादी को धर्म मान लिया ना आपने। अब आप आइए, टाडा तो लाई कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी की सरकार, विड्रॉ किया नरसिम्हा राव सरकार ने। तब तो बीजेपी कहीं नहीं थी। किस लिए? कि मुस्लिम ज्यादा उसमें पीड़ित हो रहे हैं, जबकि उसमें तो खालिस्तानी भी पकड़े गए थे, एलटीटी वाले भी पकड़े गए थे, नक्सल भी पकड़े गए थे, नॉर्थ ईस्ट वाले भी पकड़े गए थे। तो समस्या क्या है कि जब आतंकवाद हो तो कहना है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, मगर जैसे ही आतंकवादी पे सजा होती है। नहीं, लेकिन ये तो आपके दोनों सांसद आप ही के हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, चूंकि इस ढंग की परिस्थितियां आती हैं तो एक क्लैरिटी की जरूरत है। या तो आतंकवाद का मजहब नहीं है तो फिर आतंकवादी का भी मजहब मत देखिए। तो मैं एक छवि बनाई कि हम सेकुलर राष्ट्र हैं जब प्रतिनिधिमंडल गया, और यहां पर आकर हम हिंदू राष्ट्र की बात करने लगते हैं। भारत ने छवि नहीं बनाई, सेकुलर राष्ट्र हैं हम। सेकुलर राष्ट्र हैं इसलिए कि हम हिंदू बाहुल्य हैं। एक मुस्लिम राष्ट्र बताइए जो पूरी तरह सेकुलर हो। 57। आप जो बोल रहे हैं, एक मिनट, ये नेताजी को समझाइए, वो कुछ बोल रहे, दिखाइए जरा, प्ले करिए। अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। इनको समझाने की जरूरत है कि नहीं? वैसे आपको एक बात बताएं, ये बकरीद को बकरीद क्यों कहते हैं, आपको पता है? कितने बच्चों को? मेरा सवाल कुछ और, मैं बताना कुछ चाह रहा हूं, सुनिए पूरी बात। सर, आप लोगों को पता है बकरीद को बकरीद क्यों कहते हैं? विनम्रता से पूछ रहा हूं। अब जानते हैं यहां प्रॉब्लम क्या है और ये बकरीद क्यों मनाई जाती है? हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को खुदा के हुक्म पे कत्ल कर दिया था, और उन्हें पूरा यकीन था कि अल्लाह मियां मेरे बच्चे को दोबारा जीवित कर देंगे। वो हो गया, ठीक। बकर शब्द जो है वो एक अरबी का शब्द है जिसका मतलब होता बड़ा, बकरा नहीं होता है। अबू बकर अल बगदादी का मतलब बड़ा है, इसीलिए वो अपना नाम अबू बकर, वो बकरा नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि बकरीद का मतलब बड़े जानवर को की कुर्बानी देना, जैसे वहां ऊंट की दी जाती थी। अब यहां पर चूंकि भारत में आने के बाद एक पर्टिकुलर रिलीजियस सेंटिमेंट को ध्यान में रखकर अथवा उसको हर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप के ही पशुओं की बलि देने की शुरुआत करने की बात हुई। अब जब ये बात कही गई कि मान लीजिए सिंबॉलिक कर लीजिए, कहेंगे सिंबॉलिक क्यों करेंगे, हम तो एक्चुअल करेंगे, ठीक। मान लिया जैसे आपको ध्यान हो सकट विनायक की पूजा होती है, हम लोग के यहाँ भी वो तिल का बकरा काट दिया जाता है। आप जो नारियल फोड़ते हैं वो एक प्रकार से प्रतीकात्मक बलि का प्रतीक है। अब वो कहते हैं प्रतीकात्मक नहीं करेंगे, आप भी तो कोई कर सकते हैं ना, तो प्रतीकात्मक नहीं करेंगे तो पूरा यकीन रखो भगवान पे, अपने बेटे को कत्ल करो। जैसे हजरत इब्राहिम ने आके बचा लिया था उनको, इस्माइल को, तो आपको भी बचा लेगा। नहीं, वो उतना हमें करना है, मतलब देखिए वो तो हमें प्रतीकात्मक करना है, मगर इसके नीचे प्रतीकात्मक में नहीं जाना। ये तो हिंदू मंदिरों में भी होता है। ये तो यही तो मैं कह रहा हूं, कोई बताइए एनिमल लविस्ट बोला हो। और सुनिए बड़ी मजेदार बात क्या है, हिंदुओं में किसी एक दो मंदिरों में होता है तो साहब वो पशुओं पे अत्याचार है, और यहां पर ये भी सीधे बलि है धार्मिक आधार पे कि आप ये मान रहे हैं कि आपके परिवार में खुशहाली आएगी, अल्लाह का फजलो करम मिलेगा, और उसके लिए धीरे 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 काट के किया जाता है। जितने एनिमल लवर्स हैं, तो ये बलियां सारे धर्मों में बंद होनी चाहिए। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, जो लोग बलि के खिलाफ है तो इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? चुप, कोई जवाब ही नहीं निकलता है। सारे मंत्री जी नीतीश राणे खिलाफ है इसके, सारे धर्मों पे फिर ये बंद होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं बंद हो तो सब में बंद हो, आप कह रहे हैं चालू रहे तो सब में बंद रहनी चाहिए। सुधांशु जी, ये प्ले कार्ड है, यस या नो, सामने कैमरा है, ये लीजिएगा,
आपको यस या नो में जवाब देना है सुधांशु जी। मैं रैपिड फायर राउंड पर आ रहा हूं, आइए जरा प्ले करिए। और मैं देख रहा हूं ऑडियंस जोश की कमी है, जरा जोरदार तालियां हो। आइए जरा सुधांशु जी, पहला सवाल यहां पर है, प्ले कार्ड ले लीजिएगा सर कैमरे पे, यस या नो, या फिर वो ऑप्शन खैर अवॉइड करिएगा। प्ले करिए जरा, दिखाइए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यस या नो? यस। वैसे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मगर एक ही धर्म है जो दुनिया में सब जगह लड़ाई लड़ रहा है। मतलब रूस में, चेचेनिया में रूसों से लड़ाई है, भारत में हिंदुओं से लड़ाई है, बर्मा में बुद्धिस्टों से लड़ाई है, यूरोप में क्रिश्चियन से लड़ाई है, इजराइल में यहूदियों से लड़ाई है। धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, दूसरी पार्टी कोई हो, पहली पार्टी हम बनने तैयार है। प्ले करिए अगला सवाल हमारा यहां पर, प्ले करिए। अगला सवाल है, अभिषेक बैनर्जी देशभक्त राजनेता हैं, यस या नो? वो मेरी पार्टी के नहीं है तो उनके बारे में मैं जानकारी कैसे रख सकता हूं? ठीक है, पास कर दिया आपने, ओके चलिए, ओके। नेक्स्ट सवाल प्ले करिए। वैसे वो सुनिए, वैसे वो बुआ भक्त नेता जरूर हैं। ठीक है, अगला सवाल प्ले करिए यहां पर। मेरा अगला सवाल आपके सामने है, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय एयरक्राफ्ट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं, ओके। अगला सवाल। वैसे जिसने सवाल बनाया है उसके इंटेंशन के ऊपर मुझे क्वेश्चन है। नहीं बिल्कुल, किसी भी आर्मी के स्ट्रेटेजिक वेपन के बारे में सवाल पूछना, मैं मानता हूं यू कम ऑन द ग्रे एरिया ऑफ। तो आप डायरेक्टली राहुल गांधी को बोल रहे हैं जी? ये आप सीधे राहुल गांधी को बोल रहे हैं? बिल्कुल, उसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। हालांकि इसलिए मैं कह रहा हूं, जो ऑपरेशन के दौरान कोई स्ट्रेटेजिक वेपन, स्पेसिफिक वेपन के बारे में बात करता है, इसका मतलब वो भारत के राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ कर। हालांकि सीडीएस ने इसके ऊपर खुद बोला इसके ऊपर, बट एनीवे आइए जरा नेक्स्ट सवाल प्ले करिए। देश के संसाधनों में मुसलमानों का बराबरी का हक है, यस या नो? नहीं साहब, उनको सबसे ज्यादा हक दे रखा है, जरूरत से ज्यादा दे रखा है। आपने प्ले कार्ड रख दिया, मैं देख रहा हूं इसमें, यस या नो? सर बराबरी का हक नहीं है, ज्यादा हक है। ठीक है, तो बराबरी का होना चाहिए। सुनिए, हाँ। उनके लिए स्पेशल लॉ है, उनके लिए वक्फ बोर्ड है, उनके लिए ट्रिपल तलाक है, उनके लिए महरम है, उनके लिए हलाला है, उनके लिए 4 बीवी है। और दुनिया में आखिरी सवाल, ये इस रैपिड फायर का आखिरी सवाल है, प्ले करिए जरा। क्या भारत में, दिखाइए, क्या भारत में विदेशी सामान का बहिष्कार होना चाहिए, यस या नो? देखिए, भारत अपनी सोच का परिष्कार कर ले तो जैसे हम पहले दुनिया में थे, एंगस मेडिसन के हिसाब से हमने 1500 साल तक 30 से 35% ग्लोबल जीडीपी को कंट्रोल किया था, तो हमें बहिष्कार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर इतना जरूर कहना चाहूंगा, विदेशी विचार के बहिष्कार की बहुत जरूरत है।